नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं, जिसने बहुत से लोगों के लिए पैसों के मायने ही बदल दिए। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड विश्लेषण है और देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है। हाँ, क्योंकि ये किताब 1997 की है शायद, पर आज भी इसकी बात होती है। बिल्कुल, और इसका जो मूल आधार है वो लेखक के दो पिताओं की सोच का फर्क है। एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले, पर पैसों की तंगी में, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे? दूसरे उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे पर बिजनेस में सफल, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट को किताब की जान मानती है। अच्छा, तो समीक्षा का सबसे पहला टेक अवे क्या है? मतलब सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, और शायद सबसे क्रांतिकारी भी, वो ये कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मतलब? मतलब ये कि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी गुजर बसर के लिए सैलरी के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजें, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। हाँ, ये सुना है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये सोच का बुनियादी फर्क है। पैसे के पीछे भागने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारी तरफ आए। ओके। और दूसरा अहम सबक समीक्षा के हिसाब से? वो है वित्तीय साक्षरता की जरूरत, फाइनेंशियल लिटरेसी। समीक्षा साफ कहती है, और ये किताब का भी बड़ा पॉइंट है, कि हमारे स्कूल हमें इतिहास, गणित सब सिखाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं। सही बात है, ये तो है। रिच डैड का मंत्र था, और समीक्षा इसे हाईलाइट करती है। संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी, इसका फर्क समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, ये एसेट लायबिलिटी वाला पॉइंट, इसको समीक्षा कैसे समझाती है? क्या है ये? देखिए, समीक्षा के अनुसार कियोसाकी इसे बहुत सरल रखते हैं। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाल रही हो। जैसे? जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, शेयर से डिविडेंड, कोई आपका साइड बिजनेस जिससे प्रॉफिट हो रहा है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी देनदारी। वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का भारी बिल, कोई महंगी घड़ी जिसकी वैल्यू कम हो रही हो। अच्छा। और समीक्षा कहती हैं कि आम तौर पर लोग यही गलती करते हैं। वो लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं, जैसे बड़ा घर ले लिया लोन पर या महंगी गाड़ी। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब घर भी लायबिलिटी हो सकता है अगर वो जेब से पैसा निकाल रहा है। कियोसाकी का हिसाब से, हाँ, अगर उस पर भारी लोन है, मेंटेनेंस है, और वो कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो लायबिलिटी है। समीक्षा इस पॉइंट को काफी अहम मानती हैं। तो ये हमें तीसरे सबक पर लाता है शायद, वो मानसिकता वाली बात। बिल्कुल। समीक्षा उस मशहूर उदाहरण का जिक्र करती है। पुअर डैड की सोच थी, मैं ये खरीद नहीं सकता, बात खत्म। हाँ, को सोचने पर, रास्ते तलाशने पर मजबूर करती है। सही कहा। और समीक्षा आगे क्या कहती है? सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, एक्शन भी जरूरी है। इसीलिए समीक्षा 5वें सबक पर आती है, उद्यमशीलता और निवेश का महत्व, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टिंग। यानी नौकरी से अमीर बनना मुश्किल है। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी यही मानते हैं, नौकरी आपको एक हद तक सुरक्षा दे सकती है, पर सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता वो शायद बिजनेस या निवेश से ही आती है। पैसिव इनकम के स्रोत बनाने पर जोर है। पैसिव इनकम जैसे? जैसे रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स, किसी बिजनेस में हिस्सेदारी से प्रॉफिट, या रॉयल्टी इनकम। मतलब ऐसा पैसा जो आपके सीधे काम किए बिना भी आता रहे। ओके। एक और बात थी शायद टैक्स के बारे में, समीक्षा में उसका जिक्र है। जी हाँ, छठा सबक, टैक्स और कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग अक्सर टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेशन यानी कंपनी के स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं। वो कैसे? वो अपने कई खर्चे, जैसे गाड़ी का इस्तेमाल, कुछ यात्राएं वगैरह, बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं, जिससे उनका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी का मानना है कि टैक्स का असली बोझ सैलरी पाने वाले मध्यम वर्ग पर ज्यादा पड़ता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर अहम लगता है। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब देशों के हिसाब से अलग अलग होता है, और इसके कानूनी पहलू भी होते हैं। और एक आखिरी सबक, 7वां। वो है, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब आप कहीं काम करें तो सिर्फ सैलरी पर फोकस ना करें। ये देखें कि आप वहां क्या स्किल्स सीख रहे हैं। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, निवेश की समझ। समीक्षा कहती है कि ये स्किल्स आगे चलकर आपकी अपनी वेल्थ बनाने में
सैलरी से ज्यादा काम आ सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर समीक्षा इस किताब की ताकत क्या मानते हैं, इसकी खूबियां? समीक्षा के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है इसका नजरिया बदलने वाला अंदाज। ये पैसों और करियर को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है। भाषा सरल है, कहानियों के जरिए बात समझाई गई है। ये लोगों में फाइनेंशियल फ्रीडम की इच्छा जगाती है। लेकिन क्या ये परफेक्ट है? समीक्षा में कुछ कमियों का जिक्र भी था, है ना? बिल्कुल। समीक्षा कुछ कमजोरियां भी बताती है। पहली कि इसमें सलाह थोड़ी आम है। कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं मिलता कि अच्छा अब मैं क्या करूं। हाँ, ये तो है। दूसरी, उदाहरण ज्यादातर अमेरिकी संदर्भ के हैं, तो हो सकता है भारत जैसे देश में जहां नियम, बाजार, संस्कृति अलग है, वहां ये बातें जस की तस लागू ना हों। सही बात। प्रॉपर्टी मार्केट, टैक्स कानून सब अलग है यहाँ। जी। और तीसरी कमी जो समीक्षा बताती है वो है कि कभी-कभी कॉन्सेप्ट्स को शायद जरूरत से ज्यादा सरल कर दिया गया है। असल दुनिया थोड़ी और जटिल होती है। ये जरूरी पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए। तो फिर समीक्षा का आखिरी फैसला क्या है? रेटिंग क्या है? इन कमियों के बावजूद समीक्षा इसे एक बहुत प्रभावशाली किताब मानती है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं। ये शायद कैसे करें से ज्यादा क्यों सोचें पर जोर देती है। इसीलिए समीक्षा इसे 4.5-5 की अच्छी रेटिंग देती है। तो मूल संदेश वही है, पैसों के लिए खटना बंद करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल फ्रीडम और एक उद्यमी वाली सोच की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा जैसे स्कूल, कॉलेज हमें पैसों के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में ठीक से तैयार नहीं करती, जैसा कि ये किताब और समीक्षा दोनों इशारा करते हैं, तो फिर इस ज्ञान की कमी को पूरा करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसे उठाई जा सकती है? बहुत जरूरी सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।